बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना जो टॉपिक करने लगे हैं वो हीलियम नियॉन लेज़र है, जो कि हमारा जो लास्ट में जो टॉपिक किया था वो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ लेज़र के ऊपर था। आज हम जो करने लगे हैं लेज़र की ख़ास टाइप है जिसको हम हीलियम नियॉन लेज़र बोलते हैं, जो कि गैस लेज़र है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो लेज़र होती हैं वो कई किस्म की होती हैं। सॉलिड स्टेट लेज़र हो सकती हैं, क्रिस्टल की यानी कि जो रूबी क्रिस्टल है उसकी लेज़र हो सकती हैं। उसके बाद गैस लेज़र हो सकती हैं। तो ये कुछ हमारे पास टाइप्स होती हैं लेज़र की, जिसके अंदर आज हम जो पढ़ने लगे वो हीलियम नियॉन गैस लेज़र पढ़ने लगे हैं। तो देख लेते हैं हीलियम नियॉन गैस लेज़र होती क्या है। सबसे पहले ये गैस लेज़र है जिसके अंदर हीलियम एंड नियॉन ये दोनों मौजूद होती हैं। हीलियम गैस और नियॉन गैस इनका मिक्सचर होता है एक ग्लास ट्यूब के अंदर, जो कि लेज़र की ट्यूब होती है, लेज़र ट्यूब। उसके अंदर इस दोनों मिक्सचर्स को हम गैस के जो मिक्सचर है इनको हम रख देते हैं। जो हमारे पास हीलियम होती है, हीलियम गैस, वो 80% टू 85% हमारे पास हीलियम होती है और जो हमारे पास 15% नियॉन गैस मौजूद होती है। उस गैस कंटेनर के अंदर, उस जो गिलास का कंटेनर है कुछ इस तरह से हमारे पास गैस का कंटेनर है, गिलास का बना हुआ, जिसके अंदर गैस होती है हीलियम नियॉन गैस, और इसके एंड के ऊपर दोनों साइड पे रेजोनेटर्स हम कहते हैं। इसके जो कंपोनेंट है रेजोनेटर, रेजोनेटर कह लें, मिरर कह लें, दो मिरर होते हैं, एक ये मिरर 1 और ये सेकंड मिरर 2। जो लेफ़्ट साइड वाला मिरर होगा ये हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर होगा। 1 मिरर टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर, और जो सेकंड हमारे पास मिरर होगा ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट मिरर होगा। ऐसा क्यों है? हमें लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि एक मिरर हमारे पास या एक कैविटी, इसको हम कैविटीज़ भी बोलते हैं, रेजोनेटर्स भी बोलते हैं, कि जो हमारी एक कैविटी जो कि टोटली रिफ्लेक्टिंग है। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे पास जब भी लेज़र लाइट इमिट होगी, ये चूँकि यहाँ से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है सेकंड मिरर, इसलिए क्यों ट्रांसपेरेंट हमने इसलिए रखा कि जो भी लेज़र बीम अंदर प्रोड्यूस होगी वो यहाँ से बाहर लेज़र की फॉर्म में निकल सके, और जो इसके अक्रॉस यहाँ पे या इस एरिया के ऊपर जो फोटॉन टकराएंगे वो रिफ्लेक्ट होके इधर आएंगे और यहाँ से दोबारा से फिर वो एक्साइट करवाएंगे एटम्स को और फिर लेज़र लाइट बाहर निकलती है। तो ये दो कैविटीज़ इसलिए होती हैं। यहाँ पे हीलियम नियॉन गैस लेज़र्स के अंदर मिक्सर है जो कि फिर 85% हीलियम का मिक्सर है और अबाउट 15% जो मिक्सर है वो हमारे पास नियॉन का मिक्सर है। अब हमारे पास पंपिंग देख लेते हैं। जो पंपिंग होती है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को या एटम को एक्साइट करवाना होता है, उसके लिए हम पंपिंग होती है। पंपिंग हमारे पास कई तरीक़ों की हो सकती है, जो कि हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग लेते हैं या ऑप्टिकल पंपिंग लेते हैं या गैस डायनामिक पंपिंग, किसी भी किस्म की पंपिंग यूज़ करते हैं। स्पेशली जो हम गैस लेज़र के लिए पंपिंग यूज़ करते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है। हम ऑप्टिकल पंपिंग नहीं यूज़ करते। इलेक्ट्रिकल पंपिंग हम करते क्यों? पंपिंग हम किसी भी मटेरियल को एक्साइट करवाने के, उसके एटम्स को एक्साइट करवाने के लिए हम उसमें पंपिंग यूज़ करते हैं। अब हमारे पास दो मटेरियल हमने क्यों लिए, एक देख रहे हैं कि एक 85% और दूसरा नियॉन हमारे पास 50% है। अब जो हमारा हीलियम गैस का मिक्सचर है, 85% जो गैस है, ये एक पंपिंग मटेरियल है, पंपिंग सोर्स कह लें, पंपिंग मीडियम है। और दूसरा नियॉन गैस, ये एक एक्टिव मीडियम या लेजिंग मीडियम, ऐसा मटेरियल जिसमें हमारे पास लेज़र इमिट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ नियॉन गैस की वजह से इमिट होती है। हीलियम से यहाँ पे कोई लेज़र इमिटर नहीं होते। हीलियम को यहाँ पे काम के लिए, हीलियम का काम ये है कि जो नियॉन गैस के जो एटम्स हैं उनको एक्साइट करवाएगी, उसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है। और जो बेसिक जो लेज़र निकलेगी, लेज़र लाइट जो इमिट होगी वो नियॉन गैस की होगी, और ये फर्स्ट कंटिन्यूस वेव लेज़र, क्योंकि हमारे पास जो लेज़र होते हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, कंटिन्यूस वेव फॉर्म में होती हैं या पल्सेस फॉर्म में होती हैं। जो हीलियम नियॉन गैस लेज़र है ये हमारे पास कंटिन्यूस वेव फॉर्म के फॉर्म में लेज़र में मिलती है, इसमें हमें पल्सेस की फॉर्म में लेज़र नहीं मिलती। जो हीलियम नियॉन गैस लेज़र, इसका बहुत ही एडवांटेज ये है, बहुत अहम एडवांटेज, जो कि ये इसकी पावर इसकी लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर गैस लेज़र, जो कि जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है, नाइट्रोजन लेज़र है। जो हीलियम नियॉन गैस की जो पावर होती है वो लो पावर होती है, इसीलिए हम इसको
लो पावर, जहाँ हमें कम पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है, वो बहुत ही हैवी लेज़र होती है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसको हम काफ़ी टफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है कि इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या। इसमें एक और बात और जो यहाँ पे है कि पंपिंग के लिए हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग देते हैं, और इलेक्ट्रिकल पंपिंग हम जो देते हैं वो हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको पंप करते हैं। हम देख लेते हैं कि इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ये हमारे पास एक लेज़र ट्यूब है जिसके अंदर हमने अपना हीलियम का और नियॉन का मिक्सर डाल दिया। यहाँ पे अगर मैं सपोज करूँ 2 इलेक्ट्रोड लगा देता हूँ दोनों एंड के ऊपर, एक एनोड कह दूँ, दूसरे को मैं कैथोड कह दूँ, दो मेरे पास इलेक्ट्रोड हैं। तो इन इलेक्ट्रोड्स का काम कि यहाँ से जब मैं हाई वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई दूंगा तो जो यहाँ पे इस गैस के जो एटम्स हैं, गैस के दरमियान और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके दरमियान कोलिजन होता है। कोलिजन की वजह से जो हीलियम के एटम होते हैं वो एक्साइट कर देते हैं हाई एनर्जी स्टेट पे। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे तो ये हमारे पास, अगर मैं ये हीलियम एटम है, इसकी एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट है, इसको मैं ग्राउंड स्टेट से रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि E0 है। इस तरह से ये मेरे पास है E0 ग्राउंड स्टेट से, और ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट कह लें या हाई एनर्जी स्टेट आप कह लें, इसको मैं E2 कह देता हूँ। इसी तरह ये हीलियम की मेरे पास 2 स्टेट्स सपोज की हुई हैं। अब इसी तरह मैं यहाँ पे नियॉन की स्टेट्स बना लूँ। ये नियॉन की ग्राउंड स्टेट E0, E1 और ये E3, ये मेरे पास स्टेट्स हैं कि ये 2 स्टेट्स मेरे पास हीलियम एटम की हैं। E0 ये हीलियम ग्राउंड स्टेट में, और ये एक्साइटेड स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट। अच्छा, ये 2 1 2 और 3 ये E0, E1 और E3 ये हमारे पास जो स्टेट्स है ये नियॉन एटम की एनर्जी स्टेट्स हैं। और यही 2 स्टेट E3 और E3 स्टेट नियॉन की और E2 स्टेट हीलियम की, ये हमारे पास है मेटास्टेबल स्टेट्स है। हम यहाँ पे नियॉन गैस इसलिए यूज़ करते हैं कि क्योंकि जो इसकी मेटास्टेबल स्टेट्स हैं या जो इसकी स्टेट्स होती हैं नियॉन की, वो लेज़र मीडियम के लिए सूटेबल है। इस वजह से हम लेज़र एक्शन के लिए सूटेबल, इसलिए हम नियॉन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि हम इसको इसमें पंपिंग करते हैं बाय थ्रू अ हाई वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई। तो नियॉन के एटम लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जो कि E2 है उसके अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे एक बात गौर करने की ये है कि जो ये दोनों स्टेट्स E2 स्टेट और E3 स्टेट, E2 जो स्टेट है वो हीलियम की स्टेट है और E3 जो स्टेट है वो नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट है। इन दोनों की एनर्जी अबाउट बराबर है। हीलियम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इसकी स्टेट की, और अगर नियॉन की बात करता हूँ ये 20.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इन दोनों की एनर्जी तकरीबन करीब करीब है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से डीसी पावर सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए, इसके अंदर जो एटम होते हैं हीलियम एटम गैस के, वो क्या करते हैं, एक्साइट होते हैं। एक्साइट होने की वजह से वो हाई एनर्जी स्टेट जो कि E2 एनर्जी स्टेट है उसके अंदर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, कुछ देर गुजारने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद नियॉन के जो एटम्स हैं, ग्राउंड स्टेट में मौजूद ये नियॉन के एटम्स हैं, जैसे ही कुछ देर गुजारने के बाद ये डी एक्साइट होंगे तो रास्ते में जो स्टेट्स मौजूद हैं नियॉन की, ये इनके साथ स्ट्राइक करेंगे। जैसे इनके साथ स्ट्राइक करेंगे, इनके साथ हिट करेंगे, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी स्टेट जो कि मेटास्टेबल स्टेट है इसके अंदर पहुंचा देंगे। चूँकि मैंने पहले भी बताया जो हमारा हीलियम गैस है वो उसका सिर्फ़ और सिर्फ काम क्या है, वो कि नियॉन के जो एटम्स हैं उनको एक्साइट करवाना, सिर्फ़ और सिर्फ नियॉन के एटम्स को एक्साइट करवाना है। तो इस तरह जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये क्या करेंगे, रास्ते में मौजूद जो नियॉन के एटम है इनको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे। एनर्जी ट्रांसफ़र के नतीजे में ये नियॉन के एटम से हाई एनर्जी स्टेट जो कि E3 स्टेट है, जो कि इसकी मेटास्टेबल स्टेट है, इसके अंदर ये मूव कर जाएंगे। अब नियॉन के एटम्स यहाँ पे पहुँच जाएंगे जो कि इसकी मेटास्टेबल स्टेट है, और फिर कुछ देर बाद ये जो हीलियम के एटम हैं वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर पहुँच जाएंगे, और इसी तरह फिर हीलियम के एटम ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगर हम देखते हैं नियॉन के एटम्स के बारे में,
तो जब नियोन के एटम E3 स्टेट में पहुंच जाएंगे जो कि मेटास्टेबल स्टेट है, तो मेटास्टेबल स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा यहाँ से E1 एनर्जी स्टेट में, तो क्या होगा, यहाँ पे फोटोन इमिट करेगा जो कि रेड लाइट होगी, रेड फोटोन होगी, जिसकी वेवलेंथ 632 नैनोमीटर के राउंड अबाउट, 632 नैनोमीटर के राउंड अबाउट इसकी वेवलेंथ होती है, जो कि हमारे पास रेड रीजन के अंदर होता है। और इस तरह जैसे ही हमने पढ़ा कि हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फोटोन इमिट होगा और फिर इलेक्ट्रॉन नियोन के एटम भी दोबारा से अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह ये सारा प्रोसेस चलता जाता है। इसमें हम दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास हीलियम नियोन गैस लेज़र है। हीलियम जो लेज़र है वो हमारे पास 85% हीलियम गैस उसके अंदर मौजूद होती है और नियोन हमारे पास 15% है। हीलियम गैस का जो बेसिक जो यहाँ पे काम है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ नियोन के जो एटम उनको एक्साइट करवाना, उनको एक्साइट करवा के ये खुद डी एक्साइट हो जाएगी। जब ये एक्साइट होकर हाई मैग्नेटा या हाई एक्साइटेड स्टेट में कह लें या मेटास्टेबल स्टेट में कह लें, वहाँ पे जब जाते हैं तो साथ ही जब लोअर एनर्जी स्टेट में न्यूट्रॉन्स के एटम आएंगे तो वो फिर फोटोन को इमिट करते हैं, जो रेड लाइट होगी जिसको 632 नैनोमीटर, जो कि कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में लाइट को वो इमिट करती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था हीलियम नियॉन गैस लेज़र, जो आज हमारे बीएससी के सिलेबस का एक वाइट लेज़र का टॉपिक है, जो कि हीलियम नियॉन गैस लेज़र जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।